हेलो, नमस्कार मित्रों। ग्लोरियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपोहा तंत्र। और अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमने राजस्थान में झीलों का वर्गीकरण देख रहे थे। उसमें झीलों के वर्गीकरण का बेस आधार हमने पढ़ा था, प्राकृतिक गुणों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर। वर्गीकरण के पश्चात अगर हम चर्चा करते हैं तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में कौन कौन से जिले में मीठे पानी की झील हैं और उनकी विशेषता कौन सी है। आज हम राजस्थान के अजमेर जिले में जो मीठे पानी की प्रमुख प्रमुख जिले हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अजमेर में। सबसे पहले तो आप ध्यानपूर्वक सुनो कि अजमेर में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। तो अजमेर में मोटे तौर पर हम मीठे पानी की झीलों को तीन प्रमुख नाम निकल कर आते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है पुष्कर झील, दूसरा नाम आता है आना सागर झील, तीसरा नाम आता है कोई सागर झील। इन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे एक और अन्य झील जिसका नाम है नक्की झील, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। देखिए, यहाँ पर अजमेर में स्थित प्रमुख मीठे पानी की झीलें हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको नाम बताया कि इसमें हम तीन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जिस झील का नाम आता है वो है पुष्कर झील, और ये पुष्कर झील है ये अजमेर में है। फिर नाम आता है आना सागर झील, आना सागर झील भी अजमेर में है। फिर नाम आता है फोय सागर झील, अजमेर में। ये तीनों की तीनों झीलें अजमेर में हैं। इसके अलावा एक नाम आता है नक्की झील, और ये नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अजमेर में स्थित प्रमुख झीलों में पुष्कर झील। देखिए, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये राजस्थान से संबंधित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर झील का है। इस डायग्राम में आपको ये चारों ओर का जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये अरावली पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है, और इसी झील के किनारे ये जो महल नजर आ रहा है ये मान महल है। अगर हम बात करते हैं इस पुष्कर झील के संदर्भ में तो सबसे पहले एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है वो पूछ लेता है उपनाम। पुष्कर झील के उपनाम कौन कौन से हैं, उपनामों के संबंधित अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन बन जाता है वो बनता है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक झील तो राजस्थान की है ही है, इसके साथ में दूसरा इसका क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे बड़ी प्रदूषित झील। प्रदूषित झील का मतलब ये ऐसे बताना चाह रहा है कि पुष्कर झील को पांचवा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहा गया है। इसका मतलब श्रद्धालु इसमें आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, और इसी का कारण है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो है ही, इसके साथ साथ में कौन सी झील है, प्रदूषित झील। इसके अलावा अगर आप इसमें नाम देखो तो इसे ही एक और नाम दिया जाता है तीर्थराज के नाम से, इसी झील को जाना जाता है। इसे ही एक और नाम देते हैं कोकण तीर्थ। इसे ही अगर हम बात करते हैं हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल। हिंदुओं में चार धाम की यात्रा बताई गई है। अगर चार धाम की यात्रा नहीं कर सकते तो पांचवा बड़ा जो तीर्थ स्थल माना गया है वो पुष्कर झील को ही माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी पुष्कर झील के संदर्भ में तो प्राकृतिक के साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, और इसे एक नाम दिया जाता है 52 घाट वाली झील। इसके किनारे तीर्थ स्नान हेतु कुल 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इसका उपनाम 52 घाट वाले तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति है वो थोड़ी सी अर्धचंद्राकार रूप में है, इसलिए इसको नाम देते हैं
अर्ध चंद्राकार झील। एग्जाम की दृष्टि से मैक्सिमम ये 5-6 नाम हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, दूसरा नाम आता है प्रदूषित झील है, तीसरा नाम आता है तीर्थराज, इसे ही कोकण तीर्थ, इसी को ही एक और उपनाम के रूप में आप जानो तब इसे नाम देते हैं तीर्थों का मामा। ध्यान रहे, यहां से दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाता है तीर्थों की नानी कहा जाता है, तब नाम आता है देवयानी तीर्थ स्थल जो शाकंभरी माता को कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आता है तीर्थों का भांजा, तब नाम आता है मंचकुंड जो धौलपुर में है। और यहाँ पर मैंने नाम लिखा है तीर्थों का मामा, तब नाम आता है पुष्कर। इसका मतलब तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, और इसको ही बोलते हैं 52 घाट वाली झील और अर्धचंद्राकार झील। इसी रूप में उपनाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उपनाम का क्वेश्चन नहीं पूछे तो इस झील की जो स्थिति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक बार आप इसको डायग्राम के रूप में हम देखते हैं, देखो ये आप इसी रूप में देखो, ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि राजस्थान की झील है पुष्कर झील। इस पुष्कर झील की अगर हम चर्चा करते हैं कि इसकी स्थिति के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन आता है ये अरावली पर्वत श्रृंखला से तीन ओर घिरी हुई है, और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला यानी इस झील के पास से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जिसका नाम दिया जाता है NH 58। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ध्यान रहे, पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 89 था, वर्तमान में इसका नाम हो गया है NH 58। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 के किनारे कौन सी प्रसिद्ध झील है, तब आपका आंसर होगा पुष्कर झील जो अजमेर में है। थोड़े से और आगे बढ़े, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पुष्कर झील से रिलेटेड, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, ये जो पुष्कर झील नजर आ रही है ये पुष्कर झील है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, और ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित और बड़े स्वरूप में है, इसलिए इस झील को एक नाम दिया जाता है कालडेरा झील। यानी उपनाम में ही हम एक और नाम डाल सकते हैं, इसको कालडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक किंवदंती क्या कहती है? ऐतिहासिक किंवदंती कहती है कि पुष्कर झील का निर्माण भगवान वर्मा के द्वारा किया गया, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। इन्हीं भगवान वर्मा कहते हैं कि अपने वाहन पुष्पक पर घूम रहे थे, उस दौरान उस पुष्प की पंखुड़ी गिरने के कारण एक गहरे पृथ्वी के अंदर गहरे गड्ढे का निर्माण हुआ, कालांतर में उसका वर्षा का जल एकत्रित हो गया, और इसी से यहाँ पर जिस झील का निर्माण हो गया वो है पुष्कर झील। इसी प्रकार किंवदंती के अनुसार ये भी कहा जाता है इस झील के खुदाई का कार्य पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा किया गया, और इस पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम पड़ा था पुष्कर झील। तो वैसे सृष्टि में ब्रह्मा जी और वरना पुष्करणा ब्राह्मणों से खोदे जाने पर इसका नाम क्या हुआ, पुष्कर झील। इसका मतलब उपनाम मैंने आपको बता दिए, कहाँ स्थिति है, NH 58 पर, ज्वालामुखी प्रक्रिया से ये कालडेरा निर्मित है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किया गया, या फिर पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदे जाने के कारण इसका नाम पुष्कर पड़ा। अब अगर हम चर्चा करते हैं इस पुष्कर झील के किनारे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। देखो, पुष्कर झील के किनारे अगर आप पर्यटन स्थलों की चर्चा करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर एक मंदिर है, और मंदिर आता है जगत पिता परमेश्वर वर्मा जी का मंदिर। ध्यान दीजिए, भारत में सबसे प्राचीन मंदिर वर्मा जी का कहाँ स्थित है, तब नाम आता है पुष्कर, और पुष्कर अजमेर में। कहा जाता है, किंवदंती है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसमें मूर्ति स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। इसी मंदिर के भीतर वर्तमान जो स्वरूप दिया गया है वो गोकुल चंद पारिक के द्वारा दिया गया। याद रहे, राजस्थान में सबसे प्राचीन यही माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी के और भी मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो नाम आता है
एक तो जगह का नाम आता है छीछ जो बांसवाड़ा में है, और एक नाम आता है आसोत्रा जो बाड़मेर में। इसका मतलब पुष्कर में है ही है, इसके अलावा छीछ बांसवाड़ा में है, और एक आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी की मंदिर है। लेकिन प्राचीनतम ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो यहीं स्थित है। थोड़े से दूर चलते हैं, इसके किनारे यहाँ का जो छोर नजर आता है, यहाँ पर आपको गायत्री माता का मंदिर देखने को मिलेगा। इसी झील के इस छोर की ओर चलते हैं, तब नाम आता है रंगनाथ जी का मंदिर। इसी झील के किनारे इस छोर की ओर चलते हैं, तब एक नाम आता है वराह मंदिर। ध्यान दीजिए, वराह मंदिर भगवान, अगर हम बात करते हैं, विष्णु को समर्पित है। इन्हीं के अवतार के रूप में ये माना जाता है। थोड़े से दूर इस छोर के अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आपको कणव ऋषि मुनि का जो आश्रम है वो भी इसी झील के किनारे है। अगर हम बात करते हैं अरावली छोर में, इधर एक गुफा भी स्थित है जिसे नाम देते हैं हम बृहत्तरी की गुफा। मैं क्या बता रहा हूं, इस पुष्कर झील के किनारे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल माने जाते हैं या प्रमुख स्थल हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन, गायत्री माता का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर, कणव ऋषि मुनि का आश्रम इसी के किनारे है। यहाँ पर जो गुफा है वो बृहत्तरी की गुफा के रूप में जानी जाती है। थोड़े से और आगे चलते हैं तो इस पुष्कर झील का ये जो पश्चिमी छोर यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको एक महल नजर आता है जिसे नाम दिया जाता है मान महल। ध्यान रहे, मान महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जयपुर शासक थे जिनका नाम आता है मान सिंह। जयपुर शासक मान सिंह के द्वारा यहाँ पर मान महलों का निर्माण किया गया, और ये मान महल वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में संचालित है। इस छोर में अगर हम बात करते हैं, ये प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप इनके चारों ओर के जो क्षेत्र देखोगे, तो चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको स्नान हेतु अलग अलग घाट बने हुए हैं, और उन घाटों की संख्या बताई गई है 52। ये 52 घाट कौन कौन से हैं? इसमें कई दफा एग्जाम में इसके नाम पूछ लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक तो नाम आता है गो घाट। इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर एक नाम और देखने को मिलेगा आपको गांधी घाट। इसी क्षेत्र में आप आगे चलते हैं, तब नाम आता है वराह घाट। यानी एग्जाम में आ जाए गांधी घाट, गो घाट, वराह घाट कौन सी झील के किनारे हैं, तो आपका आंसर सीधा सा होगा पुष्कर झील के किनारे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उस पर गौर करना। यही झील दोबारा बता रहा हूँ इसी रूप में, पुष्कर झील। घाटों की ही संख्या में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके किनारे टोटल आपको 52 घाट नजर आते हैं, और इन 52 घाटों में 5-6 ऐसे घाट हैं जिनके नाम एग्जाम में देकर पूछ लेता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम लिखा था गो घाट, दूसरा नाम आता है वराह घाट। इसी में आप देखो गांधी घाट। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं, तब नाम आता है जनाना घाट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है। जनाना घाट क्या है? अगर हम बात करते हैं 1911, 1911 में कहते हैं इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था मैडम मेरी। इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी के आगमन पर इस झील के किनारे महिलाओं के लिए एक अलग से घाट का निर्माण किया गया, और इसी घाट को एक नाम दिया गया जनाना घाट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मैडम मेरी के आगमन पर पुष्कर झील के किनारे कौन से नए घाट का निर्माण किया गया, तब नाम आता है जनाना घाट। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना।
हम पढ़ रहे हैं पुष्कर झील। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके उपनाम। तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रदूषित झील है। इसी को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, इसे ही तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, इसको हिंदुओं का 5वां सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि अर्धचंद्राकार आकृति वाली झील है, 52 घाट वाली झील है। फिर इसका राष्ट्रीय राजमार्ग बताया मैंने, NH 58 के किनारे है। इसी झील से रिलेटेड हमने चर्चा की, इस झील के किनारे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इससे पहले मैंने बताया कि पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोदे जाने के कारण भी इसका नाम पुष्कर पड़ा, या फिर भगवान वर्मा द्वारा निर्मित होने के कारण भी इसका नाम पुष्कर पड़ा। इस झील के किनारे प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल हम देख चुके हैं। यहाँ पर याद करो, मान महल बताया था, ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री, रघुनाथ जी, कण्व ऋषि आश्रम, बृहत्तरी की गुफा, इसके किनारे विभिन्न प्रकार के जो घाट है वो मैंने आपको बताए। अब इस झील के दूसरी छोर आप इधर चलोगे, यानी अगर आप पश्चिम की ओर चलोगे तो लगभग 2 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको एक पहाड़ी नजर आती है, और उस पहाड़ी को एक नाम दिया जाता है रत्नागिरी की पहाड़ी। रत्नागिरी की पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? कहते हैं कि पुष्कर झील का निर्माण भगवान वर्मा ने करवा तो दिया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं मंत्रों उच्चारण या विधि विधान से इसका निर्माण होना था, उस दौरान कहते हैं कि भगवान वर्मा और उसके साथ में इनकी पत्नी सावित्री जी को बैठना था, लेकिन कहते हैं कि सावित्री जी के द्वारा समय पर नहीं पहुंचा गया, और यहाँ पर भगवान वर्मा द्वारा अपनी आदि शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य स्त्री को अपने साथ में बैठा लिया। इस बात को लेकर जैसे ही सावित्री जी यहाँ पर पहुंची, तो कहते हैं कि सावित्री जी ने ये दृश्य देखकर वो क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान वर्मा को ये अभिशाप दिया कि जिस प्रकार आपने ये कार्य किया है, इस कार्य को देखते हुए सृष्टि में कभी भी आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। और दूसरा, इस बात को लेकर वो रूठ कर इधर दूर पहाड़ियों में चली गई, जिसे नाम देते हैं रत्नागिरी की पहाड़ी। कुछ ऐतिहासिक बात सत्य भी हो सकती है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, शिव भक्त आपको देखने को मिलते हैं, विष्णु भक्त देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ब्रह्म भक्त या भगवान ब्रह्मा के भक्त नहीं मिलते। उसका एक मुख्य कारण यहाँ पर सावित्री जी को भी माना जाता है। कहते हैं कि सावित्री जी इस क्षेत्र से छोड़कर दूर इन पहाड़ियों में जाकर बैठ गई, और कालांतर में भगवान ब्रह्मा द्वारा मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन सावित्री जी नहीं आई। और इसीलिए सावित्री जी से संबंधित यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसे नाम दिया जाता है सावित्री माता का मंदिर। अगर हम बात करते हैं सावित्री माता का मंदिर, इसी रत्नागिरी की पहाड़ियों में है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, अब ध्यान पूर्वक आप सुनना, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा अगर हम बात करते हैं, राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया, और ये रोपवे स्थापित किया गया था 2016 में। इस रोपवे को एक नाम दिया गया सावित्री माता रोपवे। अब आपके दिमाग में बैठेगा सर रोपवे क्या है? अगर हम बात करते हैं दो तारों की सहायता से, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रॉली के रूप ले लो या उड़न खटोला का रूप ले लो, उसमें दूरी को कम किया जाता है, ऊंचाई वाले भाग को रोपवे का सही स्वरूप माना जाता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था 2006 में, याद करो, सुंदा माता रोपवे जालोर में। राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया था पिछोला झील के पास में, श्री करणी माता इच्छापूर्ति करणी माता रोपवे। राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया 2016 में, नाम दिया जाता है सावित्री माता रोपवे। तो या तो इनसे संबंधित इनके आसपास से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस झील में ऐसे कौन से कार्य किए गए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो, अब इस झील में मैं आपको 5-7 पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर एक ग्रंथ का नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? तब आपके दिमाग में बैठेगा
अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। ध्यान दीजिए, इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कौन सी झील के किनारे की गई? तब आंसर होगा अपना पुष्कर झील के किनारे। इसी झील के किनारे दूसरा जो मुख्य पॉइंट बनता है वो ध्यान से सुनना। इस झील के किनारे अगर हम चर्चा करते हैं कौरव और पांडव, कौरव और पांडवों का अंतिम रूप से मिलन भी इसी झील के किनारे माना जाता है। थोड़े और आगे बढ़े, अगर हम बात करते हैं भगवान राम द्वारा अपने पिता दशरथ का पिंडदान कौन सी झील में किया गया? तब भी आंसर यही होगा, पुष्कर झील के किनारे। इसी झील से संबंधित और चर्चा करते हैं। महाभारत की कुछ पंक्तियों की रचना वेदव्यास द्वारा इसी झील के किनारे करने का उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर एक ऋषि का नाम आता है, बड़ा चर्चा में, नाम आता है विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो इस झील के किनारे घोर तपस्या कर रहा था, और कहते हैं इस घोर तपस्या को इंद्र के कहने पर जिस अप्सरा द्वारा भंग किया गया उसका नाम आता है मेनका। यानी अप्सरा मेनका द्वारा ऋषि विश्वामित्र की तपस्या इसी झील के किनारे भंग की गई थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं, लगभग 1705 ईस्वी में इस झील के किनारे ही गुरु ग्रंथ साहिब जो पाठ था, या गुरु ग्रंथ साहिब जो धार्मिक पुस्तक थी, उसका पाठन भी इसी झील के किनारे किया गया। अगर हम बात करते हैं अस्थि विसर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन अगर आपसे पूछे तब भी नाम आता है यही पुष्कर झील। महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं जिसका नाम आता है बाला साहेब ठाकरे या बाल साहब ठाकरे। इनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे। यहीं पर एक और नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे किया गया। तो ऐतिहासिक किंवदंती के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, दोबारा ध्यानपूर्वक सुनना। इस झील के किनारे भारत के शेक्सपियर कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। इसी झील के किनारे भगवान राम द्वारा अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया गया। इसी झील के किनारे कौरव और पांडवों का मिलन हुआ था। ऋषि विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो मेनका द्वारा भंग की गई। अगर हम बात करते हैं, लगभग 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक का पाठन किया गया। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, बाला साहब ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे किया गया। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में इससे संबंधित और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय झील जल संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, और राष्ट्रीय झील जल संरक्षण योजना के तहत 1997 में पुष्कर झील में या पुष्कर झील को शौच करने का जो नियम था या शौच करने की जो योजना थी वो प्रारंभ की गई। इसके अलावा और चर्चा करते हैं, इस झील के किनारे प्रतिवर्ष मेला भरता है जिसको नाम दिया जाता है पुष्कर पशु मेला। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, जिसको राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला के नाम से जाना जाता है। अगर आप इतनी बातें याद कर लेते हो तो पुष्कर झील में जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आते हैं वो आपके बिल्कुल सही होंगे, सफिशियंट है। यहाँ पर पुष्कर झील की मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई है। एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर अपनी ये झील कंप्लीट होती है, पुष्कर झील। अब देखो, अजमेर में मैंने दो और नाम बताए थे, जिसमें पुष्कर के अलावा याद करो, एक नाम आता है आना सागर झील और दूसरा नाम आता है फोय सागर झील। तो पुष्कर के बाद में हम दूसरी जिस झील का नाम लेते हैं उसमें हम आगे चलते हैं आना सागर झील। देखो, ये नाम आता है आना सागर झील। ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला में, इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको दो पहाड़ियों का स्वरूप दिखाई देता है। ये इधर जो पहाड़ी का स्वरूप है इसमें तो नाम आता है नाग पहाड़ी, और दूसरा जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम आता है तारागढ़।
नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ियों के मध्य प्राचीन काल में चौहान वंश का एक शासक हुआ था अरणोराज। इसके द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया वो नाम आता है आना सागर झील। तो सबसे पहले आना सागर झील है कहाँ? तो आना सागर झील अजमेर में है। अगर आपसे पूछे निर्माता, आना सागर झील का निर्माता कौन था, तब नाम आता है अरणोराज। इस अरणोराज को ही एक और नाम दिया जाता है आना जी, यानी अरणोराज द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। अब आपके दिमाग में बैठेगा कि इस झील का निर्माण अरणोराज ने कब और किस रूप में किया। कहते हैं कि अरणोराज के शासन काल में, थोड़ा सा मैं इधर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अरणोराज के शासन काल में ये जो नाग पहाड़ और तारागढ़, इसके मध्य से यहाँ पर तुर्क आक्रमणकारी प्रवेश करते थे। और ये तुर्क आक्रमणकारी इसी रास्ते से प्रवेश करके अजमेर शहर में, अगर हम बात करते, खूब सारा धन वगैरह लूटते रहते थे। इस बात को लेकर अरणोराज बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि ये डाकू उसी टाइम अटैक करते जिस दौरान, अगर हम बात करते हैं कि अरणोराज नहीं रहते, तो लगभग लगभग ये घटना 5 या 7 बार हो चुकी थी। अंत में कहते हैं कि अरणोराज ने फैसला किया कि आमने सामने की लड़ाई में तो ये आएंगे नहीं, तो इनका मुकाबला कैसे किया जाए। कहते हैं कि इस अरणोराज द्वारा इन्हीं पहाड़ियों के मध्य अपने कुछ जो सैनिक थे ना, उनको छुपा दिए गए। और जैसे ही इन तुर्क आक्रमणकारियों को पता चला कि इस दौरान इन क्षेत्र में कोई भी नहीं है, उस दौरान कहते हैं कि अचानक उन्होंने इसी क्षेत्र पर, इस रास्ते से जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, जैसे ही क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, अचानक अरणोराज की सेना सहित और अरणोराज ने इस क्षेत्र में तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। पराजित तो किया ही, लेकिन इसके साथ में कहते हैं कि बहुत अधिक संख्या में तुर्क आक्रमणकारियों की यहाँ पर हत्या कर दी गई। अब हत्या करने के फलस्वरूप ये जो शव था, ये लगभग 5 या 6 दिन के बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत तेज गति से दुर्गंध आने लगी। इस शव को साफ करने के लिए प्राचीन समय में यहां से एक नदी आती थी जिसका नाम था चंद्रा। इस चंद्रा नदी के जल को रोककर और यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया। और ये घटना थी 1137 ईस्वी में। तो 1137 ईस्वी में अरणोराज द्वारा तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित करने के पश्चात इस झील का निर्माण करवाया, और इसे ही एक नाम दिया जाता है आना सागर झील। इसका मतलब आपको दो बातें समझ में आई। आना सागर झील है कहाँ? अजमेर में। निर्माता कौन है? अरणोराज। कब बनाई? 1137 में। क्यों बनाई? तुर्क आक्रमणकारियों के रक्त शोधन हेतु चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया। ध्यान रहे, वर्तमान में इसमें छोटी जलधारा के रूप में बांडी नदी का जो जल है वो भी कौन सी झील में आता है? आना सागर झील। आगे देखिए, इस झील के किनारे और क्या क्या है। ये आप मानो आना सागर झील है। थोड़ी देर में पहले मैंने बताया था निर्माता अरणोराज। कब किया? 1137 में। तुर्क आक्रमणकारियों के रक्त शोधन हेतु इस झील के किनारे और कौन कौन सी प्रमुख पर्यटन स्थल है? इस झील के किनारे अगर आप इस छोर की ओर देखोगे, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक मुगल शासक का नाम आता है जहांगीर। कहते हैं कि जहांगीर द्वारा इस झील के किनारे यहां पर एक बाग का निर्माण किया गया। इसका नाम आता है दौलत बाग। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, और इसी दौलत बाग को वर्तमान में एक अन्य नाम, यानी वर्तमान जो नाम है वो दौलत बाग न होकर सुभाष उद्यान। आपको तो इतना ही ध्यान में रखना है कि आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माता कौन था? जहांगीर।
वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान। ऐतिहासिक किंवदंती के अनुसार इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर एक महिला का नाम आता है जिसका नाम है अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम कौन थी? तो सबसे पहले जहांगीर का नाम आएगा। जहांगीर के शासनकाल में इनकी बेगम का नाम था नूरजहां और कहते हैं कि नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम द्वारा इसी दौलत बाग यानी वर्तमान में सुभाष उद्यान में पहली बार गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। गुलाब से इत्र का आविष्कार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अस्मत बानो बेगम। और उन्होंने ये कार्य कौन से बाग में? दौलत बाग। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील। थोड़े और आगे बढ़े कि इस झील के किनारे और कौन सी ऐसी ऐतिहासिक किंवदंती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस झील के किनारे यहाँ पर मुगल बादशाह का भी नाम आता है जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां द्वारा इस झील के किनारे लगभग 5 हवादार कमरों का निर्माण करवाया जो संगमरमर युक्त माने जाते हैं। कटहल रूप में लगे होने के कारण इसको एक उपनाम दिया जाता है 5 12 दरिया। 5-12 दरियों का जो निर्माता था वो भी शाहजहां था जो इस झील के किनारे ही इनका निर्माण करवाया था। थोड़े से और इससे संबंधित अगर हम चर्चा करते हैं जहांगीर द्वारा इस झील के किनारे यहाँ पर एक झरने का निर्माण करवाया गया जिसे नाम दिया जाता है चश्मा ए नूर। नहीं है, सिर्फ 5 बातें। अंतिम बार ध्यानपूर्वक सुनो। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। निर्माता कौन है? अरुणोराज है। कब किया? 1137 में किया। अगर आपसे पूछे कि कौन सी झील के जल को रोककर, तब नाम आता है आना सागर झील के किनारे यानी चंद्रा नदी का नाम आता है उसके जल को रोककर। वर्तमान में इसमें चंद्रा का तो पानी आता ही है, इसके साथ में बांडी जल का जो जल है वो भी बांडी जो नदी है इसका जल भी इसमें आता है। फिर थोड़े और आगे बढ़ेंगे, इस झील का निर्माण क्यों क्यों किया था? तो याद करो, तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित करने के पश्चात उनके रक्त शोधन हेतु इसका निर्माण किया गया। इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं? सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। कौन सा बाग है? दौलत बाग है। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। वर्तमान में नाम क्या हो गया? सुभाष उद्यान। इसी के किनारे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया? तब नाम आता है अस्मत बानो बेगम। इसी झील के किनारे मुगल बादशाह शाहजहां का नाम आता है जिन्होंने 5-12 दरियों का निर्माण किया जो संगमरमर से जड़ित मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको 2 झीलें अच्छे से समझा चुका हूं। पहले पुष्कर झील हो गई और दूसरी हो गई आना सागर झील। अजमेर में तीसरी और जो लास्ट झील का नाम आता है वो नाम आता है फोय सागर झील या फाय सागर झील। चलिए तीसरे नंबर की झील देखते हैं। ये देखिए, ये जो झील का दृश्य है वो आपके सामने है और ये नाम है फोय सागर झील। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फोय सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? तब नाम आता है अजमेर में। अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो इससे 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो क्या आता है, फोय सागर झील का निर्माण कब किया गया? तो ध्यान रखना, इस झील का निर्माण है वो अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस फोय सागर झील में जल कौन सी नदी का आकर गिरता है? तब यहाँ पर एक अन्य नदी है जिसका नाम है बांडी नदी। बांडी नदी का जो जल है वो इसमें आकर गिरता है। तीसरा इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की वह एकमात्र झील जिसका नाम या नामकरण किसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर किया गया, तो नाम आता है फोय सागर। यानी अगर हम बात करते हैं कर्नल फोय का नाम आता है और उसी के आधार पर तो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसका जो नामकरण है वो अंग्रेज अधिकारी के नाम पर हुआ है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही बातें ध्यान में रखनी है। फोय सागर झील है कहाँ? अजमेर में है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान किया गया।
कौन सी नदी का जल गिरता है वर्तमान में? बांडी नदी का जल गिरता है। अगर आपसे पूछे कि फोय सागर झील है, ये एकमात्र राज्य की ऐसी झील है जिसका नामकरण किसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर किया गया, जिसमें नाम आता है फोय सागर। यही 3 छोटी-छोटी जो झीलें थी, जो मैंने आज आपके साथ में चर्चा की है। इसमें अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है पुष्कर झील, जो अजमेर में है। पुष्कर झील की मुख्य-मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। दूसरा नाम आता है इसी में आना सागर झील, और तीसरा इसी में जो नाम आता है वो नाम आता है फोय सागर झील। अब इसमें मुख्य-मुख्य बातों की मैंने आपको उपनाम बताए थे, प्राकृतिक पूछ ले, प्रदूषित पूछ ले, या इसी रूप में अगर हम चर्चा करते हैं तब और नाम आता है आना सागर झील के बारे में पूछ लें। यहाँ पर अजमेर की जो प्रमुख-प्रमुख झीलें हैं वो आज आपने कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट रन पर अपनी जो क्लास होगी वो उदयपुर में स्थित प्रमुख झीलें, और एक नाम आता है सिरोही में स्थित जो प्रमुख झील है नक्की झील, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।